नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टोरी नेस्ट 1993 पर, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, उनकी गहराइयों में उतरकर आप तक पहुंचाते हैं वो सफर जो बदल देते हैं नजरिया। आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जिंदगी की कहानी में, जिन्होंने अपने सपनों को हवा दी और देश के लिए आसमान को छू लिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा की, विंग्स ऑफ फायर। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक मिसाल है। असफलताओं को कैसे सीढ़ी बनाया जाए, सपनों को कैसे हकीकत में बदला जाए और एक सामान्य लड़का कैसे देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना, इसका डॉक्यूमेंटेशन है विंग्स ऑफ फायर। तो आइए, इस वीडियो में हम आपको देते हैं इस प्रेरणादायक किताब का संपूर्ण और सरल समरी हिंदी में। तो बने रहिए स्टोरी नेस्ट 1993 के साथ और देखते हैं डॉक्टर कलाम के पंखों की कहानी। विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, भारत के मिसाइल मैन की प्रेरणादायक आत्मकथा। लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हिंदी अनुवाद अग्नि की उड़ान। विंग्स ऑफ फायर ये सिर्फ एक किताब का नाम नहीं है, ये एक एहसास है। ये उस जुनून की कहानी है जो इंसान को पंख देता है और उसे ऊंचाइयों तक ले जाता है। ये उस आग की कहानी है जो इंसान के भीतर जलती है और उसे असंभव को संभव करने के लिए प्रेरित करती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ये आत्मकथा सिर्फ एक वैज्ञानिक की जीवनी नहीं है, बल्कि ये भारत के उस सपूत की गाथा है जो तमिलनाडु के एक छोटे से द्वीप धनुषकोडी से निकलकर भारत के मिसाइल मैन और फिर जनता के राष्ट्रपति बने। ये कहानी हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो मुश्किलों से घबराकर रुक जाता है। ये किताब हमें सिखाती है कि सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात तो है सपनों को पूरा करने की जिद न होना। डॉक्टर कलाम ने अपने जीवन से साबित किया कि अगर इंसान के पास सपने हों और उन्हें पूरा करने का जुनून हो, तो वो हर मुश्किल को पार कर सकता है। आइए, इस प्रेरक यात्रा को अध्याय दर अध्याय विस्तार से समझें और महसूस करें। बचपन से वैज्ञानिक बनने तक की यात्रा। बचपन के वो दिन, रामेश्वरम का मछुआरा बेटा। 15 अक्टूबर 1931। तारीख तो आम थी, लेकिन इस दिन जन्मा बालक आम नहीं था। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के पवित्र शहर रामेश्वरम में स्थित एक छोटे से द्वीप धनुषकोडी में डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम जैनुल आबदीन था और माता का नाम आशी अम्मा। पिता जैनुल आबदीन नावों के मालिक थे और स्थानीय मस्जिद के इमाम भी थे। वे एक धार्मिक और दार्शनिक व्यक्ति थे। उनका मानना था कि इंसान को जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य और सादगी से करना चाहिए। माता आशी अम्मा बेहद दयालु और मेहमान नवाज महिला थीं। कलाम बताते हैं कि उनके घर में हर दिन बाहर से आए लोगों को भोजन कराया जाता था। कलाम अपने माता पिता की संतानों में सबसे छोटे थे। उनके 5 भाई बहन थे। परिवार बहुत गरीब नहीं था, लेकिन जीवन बेहद सादगी भरा था। इसी सादगी ने कलाम के व्यक्तित्व को गढ़ा। बचपन में कलाम पर सबसे गहरा प्रभाव उनके माता पिता के अलावा उनके मामा और मामी का भी पड़ा। वे अक्सर अपने मामा के घर जाया करते थे। वहां उन्हें पहली बार अखबार पढ़ने का मौका मिला और विमानों के बारे में जानने को मिला। और फिर वो पल जब कलाम आसमान में उड़ते पक्षियों को देखते थे, तो वे मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनके मन में हमेशा ये जिज्ञासा रहती थी कि आखिर वे कैसे उड़ते हैं। ये जिज्ञासा ही थी जो आगे चलकर उन्हें एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने की प्रेरणा देती है। इस अध्याय में कलाम लिखते हैं, मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि सच्ची प्रार्थना वो नहीं है जो हम मांगते हैं, बल्कि वो है जो हम दूसरों के लिए मांगते हैं। शिक्षा और संघर्ष के शुरुआती दिन। कलाम की शुरुआती पढ़ाई रामेश्वरम के पंचायत स्कूल में हुई। वे पढ़ाई में तो औसत थे, लेकिन उनमें सीखने की अदम्य ललक थी। बाद में उन्होंने रामनाथपुरम के श्वौज हाई स्कूल में दाखिला लिया। पिता चाहते थे कि कलाम अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, भले ही इसके लिए उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़े। और यहीं से शुरू होता है कलाम के संघर्ष का दौर। पैसों की कमी को दूर करने और परिवार का हाथ बटाने के लिए कलाम ने बचपन में ही काम करना शुरू कर दिया। सुबह सुबह जब दुनिया अभी नींद में होती थी, कलाम उठ जाते थे। वे पास के शहर से अखबार लाते और पूरे इलाके में बांटते थे। क्या आप सोच सकते हैं, एक बच्चा जो पढ़ना चाहता है वो अखबार बांटता है ताकि उसकी पढ़ाई का खर्च चल सके। ये काम उनके जीवन का पहला सबक था जिसने उनमें अनुशासन और मेहनत की आदत डाली। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज चले गए। ये उनके लिए एक नया अनुभव था। पहली बार वे अपने परिवार से दूर रहे। यहाँ उन्होंने भौतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की।
उनके प्रोफेसरों में से एक रेवरेंड फादर सील उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कलाम के भीतर छिपी प्रतिभा को पहचाना। कलाम लिखते हैं, फादर सील ने मुझे सिखाया कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। अगर तुम सीखना चाहो तो पूरी दुनिया तुम्हारी किताब है। स्नातक करने के बाद कलाम स्पष्ट रूप से जान गए थे कि उन्हें आकाश और उड़ने वाली चीजों में रुचि है। पक्षियों की उड़ान देखने वाला वो बच्चा अब बड़ा हो चुका था और उसका सपना था विमान बनाना। इसलिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लेने का फैसला किया। लेकिन यहाँ उनके सामने सबसे बड़ी बाधा थी फीस। MIT की फीस बहुत अधिक थी, जिसे चुकाना उनके परिवार के लिए संभव नहीं था। और फिर वो पल आया जिसने कलाम के दिल को छू लिया। उनकी बड़ी बहन ज़ोहरा आगे बढ़ीं। उन्होंने अपने गहने बेच दिए, उन्होंने कर्ज लिया। उन्होंने कहा, तू पढ़, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये बलिदान कलाम कभी नहीं भूले। वे लिखते हैं, मेरी बहन का प्यार और बलिदान ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी थी। उसने मुझे सिखाया कि परिवार का मतलब सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों को पूरा करना है। MIT में पढ़ाई के दौरान एक घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्हें एक प्रोजेक्ट बनाने का काम दिया गया। उन्होंने थोड़ी सी लापरवाही की। उनके सख्त प्रोफेसर डॉक्टर नीलकंठ ब्रह्मपाल ने उनसे कहा, या तो प्रोजेक्ट समय पर पूरा करो या फिर स्कॉलरशिप छोड़ दो। ये डांट उनके लिए वरदान साबित हुई। उन्होंने लगातार 3 दिन तक काम किया, नींद नहीं ली, खाना नहीं खाया, सिर्फ काम किया और प्रोजेक्ट पूरा किया। उनके प्रोफेसर का दिल जीत लिया। उस दिन मैंने सीखा, कलाम लिखते हैं, कि अनुशासन और कड़ी मेहनत से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। प्रोफेसर की डांट ने मुझे बना दिया। पहली नौकरी और शुरुआती निराशा। 1958 में MIT से पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर कलाम का चयन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO में हुआ। ये उनके करियर की शुरुआत थी। उन्हें देवलाली, देहरादून में तैनात किया गया, जहां उन्होंने एक होवरक्राफ्ट परियोजना पर काम किया। नौकरी संतोषजनक थी, लेकिन उनका मन वहां नहीं लगा। उनका सपना था हेलीकॉप्टर उड़ाने का, लेकिन उनका चयन पायलट के रूप में नहीं हो सका। इस बात से वे थोड़े निराश थे। लेकिन क्या निराशा कलाम जैसे इंसान को तोड़ सकती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। DRDO में काम करते हुए उनकी मुलाकात प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर विक्रम साराभाई से हुई। उन्होंने कलाम के भीतर की प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने देखा कि इस युवा में आग है, जुनून है। प्रोफेसर साराभाई ने कलाम को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो से जुड़ने का न्योता दिया। कलाम के लिए यह सुनहरा अवसर था। उन्होंने बिना देर किए DRDO छोड़ दिया और इसरो से जुड़ गए। कलाम लिखते हैं, प्रोफेसर साराभाई ने मुझे सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ी सफलता वो नहीं है जो तुम हासिल करते हो, बल्कि वो है जो तुम दूसरों को हासिल करने में मदद करते हो। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव। इसरो में शामिल होना डॉक्टर कलाम के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने तिरुवनंतपुरम के थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन में काम करना शुरू किया। उन दिनों वो जगह बेहद साधारण हुआ करती थी। आज जहां अत्याधुनिक तकनीक है, वहां उस समय सादगी का साम्राज्य था। रॉकेट के पुर्जे साइकिल पर लादकर लाए जाते थे। एक चर्च को असेंबली लैब में बदल दिया गया था। कल्पना कीजिए, साइकिल पर रॉकेट के पुर्जे। ये था भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरुआती दौर। डॉक्टर साराभाई का सपना था कि भारत अंतरिक्ष तकनीक में आत्मनिर्भर बने। वे कलाम जैसे युवा वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने कलाम को सिखाया कि बड़े सपने देखने के लिए बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं होती। इस अध्याय में कलाम ने वैज्ञानिकों की उस टीम का जिक्र किया है जिसमें डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश, डॉक्टर सतीश धवन जैसे दिग्गज शामिल थे। यहीं पर डॉक्टर कलाम ने रॉकेट तकनीक की बारीकियां सीखीं और कई महत्वपूर्ण प्रयोगों में हिस्सा लिया। अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे देशों के वैज्ञानिकों के साथ काम करने का अनुभव उनके लिए बेहद शिक्षाप्रद रहा। उन्होंने देखा कि कैसे ये वैज्ञानिक काम करते हैं, कैसे वे समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। कलाम लिखते हैं, थुम्बा में बिताए दिनों ने मुझे सिखाया कि विज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, न देश की, न भाषा की, न धर्म की। विज्ञान सिर्फ सच्चाई की खोज है। इसरो में डॉक्टर कलाम के सामने पहली बड़ी चुनौती थी भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी SLV-3 का निर्माण। उन्हें इस परियोजना का निदेशक बनाया गया। ये किसी भारतीय वैज्ञानिक के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी थी। लक्ष्य था रोहिणी नाम के उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित करना।
टीम ने दिन रात काम किया, हजारों घंटे लगे, अनगिनत परीक्षण किए गए। 10 अगस्त 1979, ये तारीख कलाम के जीवन में कभी नहीं मिट सकती। SLV-3 के पहले प्रक्षेपण के लिए ये दिन तय हुआ था। पूरा देश और पूरी इसरो टीम की निगाहें श्रीहरिकोटा पर थीं। हर कोई उत्साहित था, हर कोई आशान्वित था। लॉन्च हुआ, रॉकेट आसमान की ओर बढ़ा, सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद सब कुछ धराशायी हो गया। रॉकेट नियंत्रण खो बैठा और बंगाल की खाड़ी में गिरकर नष्ट हो गया। कलाम के सामने अंधेरा छा गया। उन्होंने अपने हाथों से बनाए रॉकेट को समुद्र में गिरते देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। मीडिया में काफी आलोचना हुई, अखबारों ने ताने कसे, लोगों ने कहा ये लोग क्या कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं। कलाम बेहद निराश हुए। उन्होंने सोचा शायद वे इस काम के लिए सही नहीं है, शायद उनसे गलती हुई। लेकिन तब उनके संरक्षक डॉक्टर सतीश धवन ने उन्हें ढाढ़स बंधाया। उन्होंने कहा, कलाम, असफलता अंत नहीं है, ये सीखने का मौका है। हार मानने वाले कभी सफल नहीं होते और सफल लोग कभी हार नहीं मानते। कलाम लिखते हैं, डॉक्टर धवन के शब्दों ने मुझ में नई जान फूंक दी। मैंने सीखा कि असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। असफलता से सबक लेते हुए कलाम और उनकी टीम ने गलतियों को सुधारा। उन्होंने हर उस पुर्जे की जांच की जिसके कारण असफलता मिली थी। उन्होंने हर उस समीकरण को दोबारा देखा जो गलत साबित हुआ था, और फिर वे फिर से जुट गए। उन्होंने दोबारा काम शुरू किया, इस बार और अधिक मेहनत से, इस बार और अधिक सावधानी से। 18 जुलाई 1980, वो दिन जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। SLV-3 को दोबारा लॉन्च किया गया। इस बार सबकी सांसें अटकी हुई थीं। पिछली बार की तरह इस बार भी सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन क्या होगा कोई नहीं जानता था। रॉकेट ने उड़ान भरी, आसमान की ओर बढ़ा, ऊपर और ऊपर और ऊपर, और फिर सफलता। रॉकेट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा और रोहिणी उपग्रह को उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया गया। पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर नाचने लगे। अखबारों ने तारीफों के पुल बांध दिए। भारत अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करने वाला दुनिया का 7वां देश बन गया। कलाम लिखते हैं, उस पल जब रोहिणी ने अंतरिक्ष में अपनी जगह बनाई, मुझे लगा जैसे मैं भी उसके साथ उड़ रहा हूं। वो पल मेरे जीवन का सबसे सुंदर पल था। उस पल ने मुझे सिखाया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इस सफलता ने डॉक्टर कलाम को एक नई पहचान दी। अब वे रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने लगे। DRDO में वापसी और नई चुनौतियां। SLV-3 की सफलता के बाद डॉक्टर कलाम की प्रतिभा से पूरा देश वाकिफ हो चुका था। उनका नाम अब हर जुबान पर था। 1982 में उन्हें वापस DRDO में बुलाया गया और उन्हें एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास प्रकल्प का निदेशक नियुक्त किया गया। उस समय भारत को अपनी सुरक्षा के लिए उन्नत मिसाइलों की सख्त जरूरत थी। पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों से बढ़ती चुनौतियों के मद्देनजर ये परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण थी। कलाम के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसी टीम तैयार करना जो इस मुश्किल काम को अंजाम दे सके। उन्होंने युवा वैज्ञानिकों पर भरोसा किया। उन्होंने उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित की। उन्होंने 5 मिसाइलों के विकास की योजना बनाई। अग्नि, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल; पृथ्वी, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल; आकाश, मध्यम दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल; त्रिशूल, कम दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल; नाग, टैंक रोधी मिसाइल। कलाम लिखते हैं, मिसाइलों का निर्माण सिर्फ तकनीक का कमाल नहीं था, ये उन युवा वैज्ञानिकों के जुनून का कमाल था जिन्होंने दिन रात एक कर दिया। मैंने उनमें जोश भरा और उन्होंने मेरे सपनों को पंख दिए। इस अध्याय में कलाम ने अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास की विस्तृत कहानी बयान की है। ये कहानी संघर्षों, चुनौतियों और अंततः सफलता की कहानी है। इन मिसाइलों के निर्माण में कई तकनीकी चुनौतियां आईं। अग्नि मिसाइल के लिए ऐसे उन्नत तकनीकी उपकरणों की जरूरत थी जिन्हें विदेशों से खरीदना बेहद मुश्किल और महंगा था। अमेरिका और रूस जैसे देश भारत को ये तकनीक देने को तैयार नहीं थे। लेकिन कलाम ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर स्वदेशी तकनीक विकसित की। उन्होंने कहा, अगर दुनिया हमें तकनीक नहीं देती तो हम खुद बनाएंगे। 22 मई 1989, भारत के रक्षा इतिहास में ये दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। इस दिन अग्नि का सफल परीक्षण किया गया।
जब मिसाइल आसमान में उठी और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ी तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। ये भारत की ताकत का परिचायक था। इसने दुनिया को बता दिया कि भारत अब किसी से कम नहीं है। इसी तरह पृथ्वी ने जमीन पर दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने की क्षमता हासिल की। ये मिसाइल भारतीय सेना के लिए वरदान साबित हुई। इन सफलताओं ने भारत को मिसाइल संपन्न देशों की कतार में खड़ा कर दिया और डॉक्टर कलाम को देश में मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्धि मिली। कलाम लिखते हैं, अग्नि की उड़ान ने मुझे सिखाया कि अगर इंसान के पास जुनून हो तो वो आसमान की ऊंचाइयों को भी छू सकता है। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं थी, ये भारत के युवाओं के सपनों की उड़ान थी। हर सफलता की कहानी में असफलताओं के कई पन्ने छिपे होते हैं। आकाश, त्रिशूल और नाग मिसाइलों का विकास भी इन्हीं उतार चढ़ाव से भरा था। त्रिशूल मिसाइल, जो कम दूरी पर दुश्मन के विमानों को मार गिराने के लिए थी, के शुरुआती परीक्षण असफल रहे। एक के बाद एक परीक्षण फेल हुए। वैज्ञानिक निराश होने लगे। इसी तरह नाग यानी टैंक रोधी मिसाइल को बनाने में कई साल लग गए। इसकी तकनीक इतनी जटिल थी कि बार बार कोशिशों के बावजूद सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन कलाम ने अपनी टीम को हमेशा यही सीख दी कि असफलता का मतलब अंत नहीं है, बल्कि ये सीखने और सुधरने का एक अवसर है। वे कहते थे, अगर तुम असफल नहीं होते तो तुमने कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। उनके नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर असफलता से सीखा, हर गलती को सुधारा और धीरे धीरे एक एक करके इन मिसाइलों को भी सफल बना दिया गया। आकाश जैसी मिसाइलें बाद में भारतीय सेना की ताकत बनी। वे आज भी भारत के आसमान की रक्षा कर रही हैं। कलाम लिखते हैं, असफलताओं ने मुझे सिखाया कि सफलता कोई मंजिल नहीं है, ये एक यात्रा है। और इस यात्रा में असफलताएं वे पड़ाव हैं जहां हम आराम करते हैं, सीखते हैं और फिर से चल पड़ते हैं। 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किए। इस परियोजना में डॉक्टर कलाम की अहम भूमिका थी। हालांकि ये उनकी आत्मकथा का मुख्य केंद्र नहीं है, लेकिन इस अध्याय में वे इस घटना के बारे में बताते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे तकनीकी विकास और राष्ट्र की सुरक्षा के साथ साथ शांति भी जरूरी है। उनका मानना था कि मिसाइलें और परमाणु शक्ति युद्ध के लिए नहीं, बल्कि शांति सुनिश्चित करने के लिए होनी चाहिए। परमाणु परीक्षण की सफलता के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी सराहना की। देश ने उन पर गर्व किया। लेकिन कलाम ने कभी भी इस सफलता का श्रेय अकेले नहीं लिया। कलाम लिखते हैं, परमाणु परीक्षण सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, ये पूरे देश की उपलब्धि थी। ये उन वैज्ञानिकों की मेहनत का फल था जिन्होंने दिन रात काम किया। और हाँ, ये शांति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक भी था। सबसे सादा राष्ट्रपति 2002, एक और ऐतिहासिक वर्ष। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। वे देश के पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जो इस सर्वोच्च पद पर पहुंचे। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान था, लेकिन उन्होंने इसे एक जिम्मेदारी के रूप में लिया। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी उन्होंने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। उनका कहना था कि ये पद एक जिम्मेदारी है, कोई शाही ठाट बाट नहीं। वे राष्ट्रपति भवन के गेट आम जनता के लिए हमेशा खुले रखते थे। वे खुद पत्रों का जवाब लिखते थे। बच्चों से मिलना उन्हें बेहद पसंद था। जब भी कोई बच्चा उनसे मिलने आता, वे उसे गले लगाते और उससे बातें करते। उन्हें प्यार से जनता का राष्ट्रपति कहा जाने लगा। ये उपाधि उन्होंने अपनी सादगी, अपने व्यवहार और अपने काम से कमाई थी। उन्होंने राष्ट्रपति पद को एक औपचारिकता नहीं बनने दिया। वे देश भर के युवाओं से संवाद करते थे और उन्हें प्रेरित करते थे। उनके भाषण सीधे दिल से निकलते थे। वे युवाओं से कहते थे, सपने देखो, बड़े सपने देखो, क्योंकि सपने ही वे बीज हैं जिनसे सफलता का पेड़ उगता है। कलाम लिखते हैं, राष्ट्रपति भवन में बिताए दिन मेरे जीवन के सबसे यादगार दिन थे। वहां मैंने महसूस किया कि सत्ता का सबसे बड़ा सुख ये नहीं है कि तुम दूसरों पर राज करो, बल्कि ये है कि तुम दूसरों के दिलों में राज करो। सपनों की उड़ान जारी। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी डॉक्टर कलाम ने अपनी यात्रा जारी रखी। वे फिर से पढ़ाई लिखाई और युवाओं को प्रेरित करने के अपने काम में लग गए। उन्होंने कई किताबें लिखी, जिनमें इग्नाइटेड माइंड्स और मिशन इंडिया प्रमुख हैं। इन किताबों में उन्होंने भारत के युवाओं को सपने देखने और उन्हें पूरा करने का मंत्र दिया। वे देश विदेश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में व्याख्यान देते रहे। वे विज्ञान के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देते रहे।
उनके लिए जीवन का मतलब सिर्फ नौकरी या पद नहीं था, बल्कि राष्ट्र सेवा था। उनका मानना था कि एक व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना है। वे कहते थे, जब तक तुम दूसरों की मदद नहीं करोगे, तुम्हारा जीवन अधूरा है। सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाए। डॉक्टर कलाम के जीवन में कई लोग ऐसे थे जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया। इस अध्याय में वे उन सभी का जिक्र करते हैं। उनके पिता जैनुलाब्दीन की सादगी और आस्था ने उन्हें सिखाया कि जीवन में सच्चा सुख चीजों में नहीं, बल्कि संतोष में है। उनकी माँ का ममत्व और उदारता ने उन्हें सिखाया कि दूसरों के लिए जीना ही सच्चा जीना है। उनके गुरु प्रोफेसर सतीश धवन के मार्गदर्शन ने उन्हें सिखाया कि असफलता से डरना नहीं चाहिए। और डॉक्टर विक्रम साराभाई के दूरदर्शी सोच ने उन्हें सिखाया कि बड़े सपने देखने के लिए बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं होती। वे भगवद गीता और कुरान दोनों का अध्ययन करते थे। वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उनके लिए राष्ट्र ही सबसे बड़ा धर्म था। कलाम लिखते हैं, मैंने गीता से सीखा कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और कुरान से सीखा कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। इन दोनों ने मिलकर मुझे वो इंसान बनाया जो मैं आज हूं। युवाओं को संदेश और अंतिम विदाई। डॉक्टर कलाम ने हमेशा युवाओं पर भरोसा किया। उनका मानना था कि भारत का भविष्य उसके युवाओं के हाथों में है। उनका प्रसिद्ध मंत्र था, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो। सपने विचारों में बदलते हैं और विचार कर्म में। वे कहते थे कि समस्याएं सबके लिए समान होती हैं, लेकिन नजरिया अलग होना चाहिए। उनके शब्दों में, हर पक्षी बारिश से बचने के लिए आश्रय ढूंढता है, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश से बचता है। समस्याएं सामान्य हैं, लेकिन नजरिया ही फर्क पैदा करता है। 27 जुलाई 2015, वो दिन जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। शिलोंग में एक व्याख्यान देते हुए मंच पर ही डॉक्टर कलाम का निधन हो गया। वे आखिरी सांस तक अपने मिशन पर थे, युवाओं को जगाने और उनमें जोश भरने के मिशन पर। जब ये खबर फैली तो पूरा देश सदमे में आ गया। लाखों लोगों की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अपना सबसे प्यारा रत्न खो दिया था। लेकिन डॉक्टर कलाम मरकर भी अमर हो गए। वे अपने विचारों में, अपनी किताबों में और करोड़ों भारतीयों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। अग्नि की उड़ान की विरासत। विंग्स ऑफ फायर केवल एक किताब नहीं है, ये एक आंदोलन है। ये हर उस युवा की जिंदगी बदल सकती है जो मुश्किलों से हार मान लेता है। डॉक्टर कलाम ने दिखा दिया कि अगर इंसान के पास सपने हो और उन्हें पूरा करने का जुनून हो, तो वो मछुआरे के बेटे से देश का राष्ट्रपति बन सकता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि असफलता अंत नहीं, बल्कि सफलता की सीढ़ी है। उनकी विरासत आज भी करोड़ों भारतीयों के दिलों में जिंदा है। हर साल 15 अक्टूबर को उनके जन्मदिन पर पूरा देश उन्हें याद करता है। स्कूलों और कॉलेजों में उनके विचारों पर चर्चा होती है। युवा उनसे प्रेरणा लेते हैं। डॉक्टर कलाम का सपना था कि भारत एक विकसित देश बने। उन्होंने कहा था, मैं एक ऐसे भारत का सपना देखता हूं जहां गांव और शहर की कोई दीवार ना हो, जहां हर युवा को शिक्षा मिले और हर इंसान को सम्मान। ये सपना अभी अधूरा है, इसे पूरा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। डॉक्टर कलाम ने हमें पंख दिए हैं, अब उड़ना हमारा काम है। आप सोच सकते हैं, आप सपने देख सकते हैं, आप कार्य कर सकते हैं, लेकिन जब आप कार्य करते हैं तो आपके सपने हकीकत बन जाते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। परिशिष्ट। डॉक्टर कलाम के प्रेरक विचार। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सपने देखते हैं और एक जो सपनों को पूरा करते हैं। तुम दूसरी तरह के बनो। असफलता वो गोंद है जो सफलता के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ती है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे तुम दुनिया बदल सकते हो। पक्षियों की तरह उड़ना सीखो, लेकिन उनके झुंड में मत उड़ो, अपनी अलग पहचान बनाओ। युवा वो आग हैं जो देश को जलाकर नहीं, बल्कि जगाकर बदलती है। सपने वो नहीं जो तुम सोते वक्त देखते हो, सपने वो हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते। हर मुश्किल में एक अवसर छिपा होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। जब तक तुम अपने काम से संतुष्ट नहीं हो, तब तक काम करते रहो। संतुष्टि ही सबसे बड़ा इनाम है। भारत का भविष्य उसके युवाओं के हाथों में है। युवा जागेगा तो देश जागेगा। नोट: ये सारांश डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर, हिंदी अनुवाद अग्नि की उड़ान, के मुख्य अध्यायों पर आधारित है।
पुस्तक का मूल उद्देश्य पाठकों को जीवन में बड़ा सोचने और कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा देना है। डॉक्टर कलाम का जीवन हमें सिखाता है कि सादगी, कड़ी मेहनत और ईमानदारी से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। जीवन एक किताब की तरह है, मूर्ख इसे जल्दी जल्दी पलटते हैं,